नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र चौधरी आपके लिए रिट सीरीज़ में लेके आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मानव विकास। और दोस्तों, ये कक्षा 11 जो राजस्थान बोर्ड में मनोविज्ञान की पुस्तक चलता है उसका चैप्टर है। तो इसमें आप इस चैप्टर बहुत ही बड़ा चैप्टर होने वाला है, बहुत ही लंबी क्लास होने वाली है। तो थोड़ा धैर्य बना के बने रहें और देखना, इस चैप्टर को पूरा पढ़ने के बाद आप ये पाएंगे कि आप बहुत ही जो मार्केट में जो गाइड चलती हैं उसमें कुछ नहीं है जो इसमें जो बोर्ड की बुक्स में जो है। अब इसका हम थोड़ा थोड़ा डिटेल हम देखेंगे। बाकी आप मूल रूप से परीक्षा में सफल होने के लिए आप मूल पुस्तकों का ही अध्ययन अवश्य रूप से करें। तो देखिए दोस्तों, हम इस अध्याय में विकास का अर्थ, परिभाषा और प्रकृति को समझेंगे, मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या करेंगे और मानव विकास पर वंशानुक्रम और तथा वातावरण के संबंध की व्याख्या करें। तो वंशानुक्रम और वातावरण का एक प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में, हर एग्जाम में निश्चित रूप से आता है। और कुछ मानव विकास के मनोविश्लेषणात्मक और मनोसामाजिक सिद्धांतों का हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जैसे विकास के बारे में हमने अभिवृद्धि और विकास की पहले भी क्लास हुई थी, तो उसमें शॉर्ट रूप में मैंने आपको ये समझाया था कि जो विकास है वो मात्रात्मक और गुणात्मक है। अभिवृद्धि ही जो है केवल मात्रात्मक है। तो वो बात हमारी हो गई थी। तो इस प्रकार में इन परिभाषाओं को ज़्यादा कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। ये आपको एक सार रूप निकाल कर देती हैं कि भी विकास क्या है। तो जैसे मान लीजिए हम एक परिभाषा ईबी हरलोक के अनुसार देखें कि विकास अपेक्षाकृत अभिवृद्धि होने तक सीमित नहीं होता, अपितु ऐसे प्रगतिशील परिवर्तनों में निहित है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर व्यवस्थित रूप से उन्मुख होते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि विकास जो अभिवृद्धि से आगे की चीज है। आगे तो विकास का अर्थ जो बताया, लगभग इसमें आपको ज़्यादा और कुछ बस इस तरीके से ध्यान रखना है कि विकास जो है, ये मानिए कि जो गर्भावस्था से लेकर और मृत्यु तक जो चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो विकास की कुछ प्रकृति, कुछ विकास के मूलभूत सिद्धांत है, इन पर जो प्रश्न आता रहता है। तो इसमें हम विकास के मूलभूत सिद्धांत देख लेते हैं कि किस। तो एक बताए, विकास एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे मैंने बताया कि विकास जो गर्भावस्था से लेकर ही और मृत्यु तक, तो जैसे विकास की गति कभी तीव्र और कभी धीमी हो सकती है, लेकिन विकास पूरे जीवन भर चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए 3 वर्ष के बालक की विकास की प्रक्रिया बहुत तीव्र होती है। तो प्रश्न उस समय विकास की प्रक्रिया तीव्र होती है और उसके पश्चात धीमी पड़ जाती है, परंतु विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। कोई व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता, अचानक नहीं होता कि भाई आज कुछ है और कल एकदम उसका इतना बदल गया, लेकिन धीरे धीरे ये चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट इसमें देखिए, विकास जो है व्यक्तिगत प्रक्रिया है। अब यानी कि विकास जो है चलती तो सब में है, लेकिन व्यक्तिगत, प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है और उसके आधार पर व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास की गति भिन्न होती है। यदि हम 6 वर्ष के बालक को देखें तो उनकी शारीरिक, सामाजिक, सामूहिक विकास पक्ष बहुत भिन्नता होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो विकास है वो व्यक्तिगत प्रक्रिया है और व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर इसकी गति सभी में अलग अलग हो सकती है। नेक्स्ट जो सिद्धांत है, व्यक्ति एक सुव्यवस्थित, जो विकास जो है
एक सुव्यवस्थित क्रम में होता है। तो यानी कि ये सिद्धांत ये कहता है कि विकास गति में तो भिन्नता होती है, परंतु विकास का एक जो क्रमबद्ध तरीका है, जैसे क्या है, इसमें कुछ सिद्धांत दिए हैं। जैसे एक पहला इन्होंने सिद्धांत दिया है अपादीय सिद्धांत, यानी कि सिर से पांव की ओर, यानी कि मानव के विकास का जो प्रारंभ है वो शीर्ष भाग से, सर से होगा और सबसे अंत में पैरों की ओर जाता है। तो उदाहरणार्थ ये बताए कि भ्रूण का जो सिर का भाग है वो पैरों से पूर्व विकसित होता है, और जन्म के पश्चात भी सिर का भाग शरीर के नीचे भाग से पहले। आप देखेंगे कि बच्चा जब प्रारंभ में अपने शरीर पर नियंत्रण करने लगता है तो सबसे पहले सर को हिलाने लगता है गर्दन पर, फिर धीरे धीरे वो बैठना सीखता है और फिर घुटने के बल चलता है, फिर सबसे अंत में वो खड़ा होकर चलता है। तो इसका मतलब पहले सर का विकास, सिर के जो ऊपर के अंग का विकास होता है और फिर उसके बाद शरीर के नीचे के अंग का। नेक्स्ट इसमें भीतर से बाहर, यानी कि जो, या हम इसको केंद्र भाग भी कह सकते हैं, विकास का केंद्र भाग से शुरू होकर बाहरी भाग। जैसे हम एक उदाहरण के रूप में ले कि जैसे हाथ का ये ले, सबसे पहले भुजा पर, कंधे पर, यहाँ पर कंट्रोल लगा, कोहनी पर, फिर हाथ पे हथेली में, सबसे आखिर में उंगली, फिर वो मुट्ठी पकड़ना, उंगलियों का सामंजस्य करके काम लेता है। तो इस प्रकार शरीर के केंद्र भाग का विकास पहले होता है और सिराओं का जो बाहर की ओर है उनका विकास बाद में होता है। नेक्स्ट इसमें है गामक। तो विश्व के सभी संस्कृतियों में सभी बालकों की गति का विकास एक क्रमबद्धता में होता है। गति के क्रम बालक पहले जैसे बैठना, फिर घुटने के बल चलना, फिर बाद में चलना शुरू करता है। तो ये इस तरीके से एक जो क्रम बताया, इस तरीके से निश्चित रूप से ये क्रम चलता है। विकास अंतःक्रिया का परिणाम है। तो विकास व्यक्ति के वंशानुक्रम और वातावरण की जो निरंतर अंतःक्रिया चलती है उसका परिणाम है। नेक्स्ट देखिए, विकास के विभिन्न पक्ष अंतर संबंधित होते हैं, यानी कि जो विकास से संबंधित बहुत सारे पक्ष हैं वो हम उनको अलग अलग नहीं कर सकते, सभी एक दूसरे से संबंधित होते हैं। और विकास एकीकृत रूप से होता है। तो विकास की प्रक्रिया एकीकरण के परिणाम के सिद्धांत के परिणाम स्वरूप होती है। विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। इसके अनुसार बालक अपने संपूर्ण अंगों को और फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है। पहले पूरे शरीर पर नियंत्रण होता है, एकीकृत यानी कि सभी एक दूसरे से जुड़े, पहले संपूर्ण अंगों को और फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है। इसके बाद उन भागों के एकीकरण करना सीखता है, यानी कि जैसे हाथ का, आँख का, पैर का, इन सब का आपस में एकीकरण, एक साथ संयोजन करके काम करना। विकास संचय होता है। विकास एक संचय प्रक्रिया है। कोई परिवर्तन जो हमें दिखाई देता है वह कई परिवर्तनों का संचय, यानी कि मानव विकास में हम कोई एक परिवर्तन देखेंगे तो वो कई चीज़ों का योग संयोग होकर वह परिवर्तन संचय बहुत सारी चीज़ों का। तो जैसे बालक का बोला गया पहला शब्द और रखा गया पहला कदम पूर्व के निरंतर विकास के कार्यों की प्रगति है, यानी कि वो धीरे धीरे एक शब्द को बोलना सुनता है, काफ़ी दिनों से उसकी जो प्रक्रिया चलती रहती है तो उसका परिणाम होता है। नेक्स्ट, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। तो इसमें देखिए, बालक जन्म के समय बालक के लिए यह संसार घोर संभ्रमित होता है, यानी कि उसके दिमाग में बहुत सारी बातें होती हैं,
बहुत सारी चीज़ उसको पता नहीं होती है। तो जब शुरू में बालक अविभेदीकृत व्यवहार अधिक विभेदीकृत परिष्कृत व्यवहार और लक्ष्य निर्देशित व्यवहार के रूप में विकसित होने लगे। स्टार्टिंग में बच्चा नहीं जानता है कि इसमें क्या अंतर करना है, धीरे धीरे वो सीखता है। तो विकास की सभी दिशाओं में विशिष्ट क्रियाओं से पहले सामान्य रूप के दर्शन होते हैं। स्पेसिफिक बाद में आता है, पहले जर्नल सामान्य। जैसे उदाहरण के लिए हाथ से कुछ पकड़ने से पहले बालक इधर उधर यूं ही हाथ मारने या फैलाने की चेष्टा करता है। तो बालक की भाषा का विकास उसके जन्म के समय रोने से शुरू होता है। पहले सामान्य शब्दों से होता है। तो यानी कि पहले जो सामान्य चीज़ों का विकास होता है, फिर उसके बाद विशिष्टता, यानी कि सामान्य चीज़ उसमें आ गई, फिर उसमें विशेषज्ञता आएगी। तो इस तरीके से ये विकास का जो सिद्धांत है वो सामान्य से विशिष्टता की ओर है। और नेक्स्ट है, विकास में भविष्यवाणी की जा सकती है। तो एक बालक के विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा के स्वरूपों के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। उदाहरण के लिए बालक के शारीरिक, सामाजिक और मानसिक विकास को देखकर यह बता सकते हैं कि उसका आगे का विकास किस प्रकार का होगा। तो पूर्व अनुमान इसमें लगाया जा सकता है। बालक बालिकाओं में विकास की दर भिन्नता होती है। तो यहाँ हम देखेंगे कि शारीरिक रूप से जैसे बालक और बालिकाओं में अंतर होता है। तो जैसे बालकों की तुलना में जल्दी परिपक्व हो जाती हैं। तो यानी कि उनमें परिपक्वता बालिकाओं में जल्दी आती है। नेक्स्ट सिद्धांत जो है वो विकास लंबवत न होकर वर्तालुकारी, यानी कि एक सीधी दिशा में न होकर चारों तरफ विकास होता है। विकास की आरंभिक बुनियादी महत्वपूर्ण है। तो ये बात भी सिद्धांत, विकास का जो आरंभ, नींव जिसे हम कहें, वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विकास में परिपक्वता और अधिगम की भूमिका। तो विकास में जो परिपक्वता आती है और अधिगम की भूमिका भी निश्चित रूप से रहती है। और विकास के प्रत्येक अवस्थाओं में जोखिम रहता है। तो विकास की प्रत्येक अवस्था जैसे भौतिक, मनोवैज्ञानिक, वातावरणीय जोखिम रहते हैं और यह आवश्यक हो जाता है कि अभिभावक और अध्यापक उन विशिष्ट अवस्था से जुड़े हुए जोखिमों के प्रति सजग रहें। तो ये विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। तो ये बात भी सही है कि जैसे संस्कृति जिस प्रकार की संस्कृति में रहता है तो विकास भी उससे प्रभावित होता है। तो ये कुछ मानव विकास के सिद्धांत हैं। सीधा सीधा इन पर भी प्रश्न आता है कई बार। हम आगे जब प्रश्न हल करेंगे तो उसमें देखेंगे। मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। तो मानव विकास को प्रभावित करने वाले दो महत्वपूर्ण तत्व हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। तो वंशानुक्रम का भी हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जन्मजात जो योग्यताएं ट्रांसफ़र होती हैं वो वंशानुक्रम के अंतर्गत आती हैं। और वातावरण, जो आसपास का जो वातावरण है जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक हर तरीके की हमें देखने को मिलती हैं, तो वातावरण, इन दोनों से ही विकास प्रभावित होता है। तो वातावरण के कुछ जो वातावरणीय कौन कौन से तत्व हैं, देखिए जैसे भोजन है। अब बच्चे को संतुलित भोजन मिलेगा तो उसका विकास अधिक होगा। शुद्ध वायु एवं प्रकाश, अगर मान लो शुद्ध वातावरण है, शुद्ध वायु है, तो बालक का शरीर का विकास अच्छा होगा, तो वो उसका विकास। संस्कृति, अलग अलग समाज की संस्कृति होती है, जिस तरीके रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, इसका भी मानव विकास पर प्रभाव पड़ता है। और परिवार, जो वातावरण है वो परिवार किस तरीके का है, शिक्षित है, अशिक्षित है, निर्धन है, अमीर है, इस सब का भी परिवार का बालक के विकास पर प्रभाव पड़ता है।
समाज और सामाजिक संबंधों का प्रभाव भी पड़ता है, पालन पोषण का भी प्रभाव पड़ता है विकास पर किस तरीके के पास, और जीवन की घटनाएं और दुर्घटनाएं। कभी कभी जीवन की कुछ घटनाएं और दुर्घटनाएं व्यक्ति के पूरे जीवन को बदल देती हैं, तो इनका भी प्रभाव मानव विकास पर पड़ता है। तो हम देखते हैं, अब पहले देखते हैं वंशानुक्रम। वंशानुक्रम भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे भी संबंधित जो प्रश्न जो है वो आते रहते हैं। तो अब देखिए वंशानुक्रम के, देखिए वंशानुक्रम की प्रक्रिया। मानव विकास, मानव शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। इसी शरीर का आरंभ केवल, अब आप दोस्त ध्यान देना, एक बार टेट में यही प्रश्न पूछा गया था कि मानव विकास का प्रारंभ होता है, उसमें एक कोशिकीय, द्विकोशीय, तो एक कोशिका से होता है, एक कोशिका से होता है, जिसे बाद में संयुक्त कोश कहते हैं। तो इस प्रकार जो जिसमें जैसे एक कोशिका पिता की, जिसे पितृ कोशिका स्पर्म कहते हैं, और दूसरी माता की होती है जिसे मातृ कोशिका ओम कहते हैं। और ये भी आया कि प्रत्येक कोशिका में हम जैसे जानते हैं 23 गुणसूत्र होते हैं, तो इसको भी ध्यान रखना। और ये जो मिलकर जो गुणसूत्र हैं कोशिका के 23 जोड़े बनते हैं, जिन गुणसूत्रों पर जीन या जीन्स विद्यमान होते हैं, और जिसे इनके वंश की असंख्य परंपरागत विशेषताएं जो होती हैं, और प्रत्येक गुणसूत्र में अनेक जीन होते हैं, और जीन किसी न किसी पैतृक गुण या विशेषता का निर्धारण करता है। इसलिए जीन को अब एक प्रश्न ये भी आया था कि वंशानुक्रम का निर्धारक कौन होता है, तो वंशानुक्रम का निर्धारक कौन होता है? जीन होते हैं। जीन के माध्यम से जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण हस्तांतरित होते हैं, तो इस प्रक्रिया में पूर्वजों के गुण पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में तो पहुंचते हैं। तो ये जीन जो है शारीरिक और मानसिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा पूर्वजों के गुण पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संतानों में पहुंच जाते हैं। तो ये वंशानुक्रम है। अब वंशानुक्रम के कुछ नियम और सिद्धांत हैं। सभी मतलब कई बार ये देखने में आया है कि भाई जैसे विद्वान माता पिता के भी अल्प बुद्धि वाले बालक पैदा हो जाते हैं, तो वो क्या कारण है? तो उसमें कुछ सिद्धांत दिए हैं वंशानुक्रम की। तो वंशानुक्रम के ये सिद्धांत हैं: बीज कोश की निरंतरता का नियम, समानता के नियम, विभिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, अर्जित गुणों की स्थानांतरण का नियम, और प्रभाविता एवं वियोग का नियम। तो पहला जो नियम है बीज कोश की नियम, तो ये जो नियम है इसके प्रतिपादक बीजमैन है। इसके अनुसार केवल उत्पादक कोशिकाओं जर्म सेल का निर्माण करना है। जो बीज कोश बालक को माता पिता से मिलता है उसे वह अगली पीढ़ी में, माता पिता से मिलता है वो अगली पीढ़ी में हस्तांतरित कर देता है। इस प्रकार बीज कोश जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला जो नियम है। समानता का नियम, समानता के कहते जैसे माता पिता होते हैं, बच्चे की भी उसी प्रकार से होगा। विभिन्नता ये कहेगी कि विभिन्नता नियम ये कहता है कि बालक माता पिता से कुछ अलग भी हो सकता है। तो भिन्नता का नियम जो है वो डार्विन और लामार्क के प्रयोग द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। प्रत्यागमन का नियम, इस नियम के अनुसार प्रकृति विशिष्ट गुणों के बजाय सामान्य गुणों पर अधिक वितरण करके एक प्रजाति के प्राणी को एक स्तर पर रखने का प्रयास करती है। तो यानी कि ये कहते हैं कि ये जो सामान्य जो, तो बालक अपने माता पिता से विशिष्ट गुणों के बजाय सामान्य गुणों को ग्रहण करता है।
और अर्जित गुणों के स्थानांतरण का नियम, यानी कि एक व्यक्ति ने अपने जीवन में जो कुछ अर्जित किया गुण और वो अपनी अगली पीढ़ी में ट्रांसफर कर देता है, तो अर्जित गुणों का स्थानांतरण नियम है। प्रभाविता व वियोग का नियम, तो इसमें मेंडल के जो प्रयोग किया था वंशानुक्रम में मटर पर किए गए प्रयोगों के आधार पर बताया, माता पिता में से जिसका गुण प्रभावी होता है, माँ का ज़्यादा प्रभावी हो गया पिता का, तो वो अगली पीढ़ी में दिखाई देता है। तो कई बार आप देखते होंगे कि भी माता पिता में से मान लीजिए माता शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट है, अच्छी है, तो उसकी संतानें उसमें वो गुण प्रभावी हो जाएगा और वो अच्छी हष्ट पुष्ट और लंबी हाइट की हो जाएंगी। तो इस तरीके से जिसका प्रभावी होगा और जिसका प्रभावी, उसे तो प्रभाव का नियम कहेंगे, और जो प्रभावी नहीं रहेगा उसका छुप जाएगा तो उसको वियोग का नियम कहेंगे। तो इस प्रकार जो है ये कुछ वंशानुक्रम के नियम है। तो मानव विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव, तो निश्चित रूप से हम देखेंगे कि मानव विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। तो मूल शक्तियों पर प्रभाव, तो बालक की मूल शक्तियाँ इसके वंशानुक्रम पर निर्भर रहती है। और थॉर्नडाइक ने ये मत दिया है 50 जुड़ों की समानता जानने के लिए उसने अध्ययन 6 प्रकार के मानसिक परीक्षणों के आधार पर किया था। शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, तो जैसे वंशानुक्रम का शारीरिक लक्षणों पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे माता पिता शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट होंगे, लंबाई होगी तो बच्चे भी उसी प्रकार लंबाई, कम लंबाई होगी तो कम, अधिक होगी तो अधिक। इस तरीके शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव हम देखते हैं। बुद्धि पर प्रभाव, माता पिता की सामान्य तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान जो है तीव्र बुद्धि, और मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि होती है। ये जर्नल सा वो नियम है, कुछ अपवाद देखने को मिलते हैं लेकिन ये प्रभाव काफ़ी देखने को मिलता है। प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव, अगर कोई प्रजाति श्रेष्ठ है तो उसकी आने वाली संतानें भी उसी तरीके से श्रेष्ठ होती हैं। व्यावसायिक कुशलता, ये भी जैसे माता पिता वंशानुक्रम पर का प्रभाव पड़ता है। जैसे हम देखते हैं जो संतानें, जो माता पिता जिसमें कुशल होते हैं, संतानें भी लगभग उसमें कुशल हो जाती हैं। तो इन तो ये प्रमुख रूप से वंशानुक्रम के प्रभाव हैं। ये देखेंगे चरित्र पर प्रभाव, महानता पर प्रभाव। तो मानसिक विकास पर वातावरण का प्रभाव, अब तक हमने वंशानुक्रम का प्रभाव देखा, वंशानुक्रम का भी प्रभाव है और वातावरण का भी प्रभाव है। तो वातावरण का जो प्रभाव हम देखेंगे, शारीरिक विकास, हमने पहले बात की, अगर मान लीजिए वातावरण शुद्ध होगा, अच्छा होगा, तो उसका विकास बच्चे का अच्छा होगा। उसी तरीके से अगर अशुद्ध वातावरण में रहेगा, उस तरीके का रहेगा, तो वैसे ही। तो मानसिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है कि जैसे गॉर्डन का मत है कि उचित सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण न मिलने के कारण मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। अलग अलग वातावरण में रहने वाले से रामू भेड़ी का केस, अमला और कमला का केस, कास्पर हेजर का केस, मतलब इन्होंने बताया कि जो बच्चा जैसा वातावरण में रहा उसमें वैसे ही उसका मानसिक विकास रहा। कई जैसे उदाहरण दिए कि भी बच्चा किसी तरह समाज से बिछड़ के पशुओं के बीच रहने लगा तो पशुओं की तरह से व्यवहार करने लगा। तो वातावरण का प्रभाव मानसिक पर भी पड़ता है। प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव, अगर प्रजाति श्रेष्ठ है और फिर उसको कुछ अलग वातावरण दिया जाए, या प्रजाति बहुत कम है इस तरह की है लेकिन फिर भी उसको अच्छा वातावरण दिया जाए, तो उसमें कुछ प्रभाव पड़ सकता है। उसमें अनाथ बालकों पर प्रभाव, अनाथों पर
वातावरण का अलग प्रभाव पड़ता है। जुड़वा बच्चों पर, जुड़वा बच्चे पैदा हुए उनको अलग अलग वातावरण में रखा और बाद में देखा कि उनका विकास पर वातावरण का भी प्रभाव पड़ा है। व्यक्तित्व का प्रभाव, व्यक्तित्व पर प्रभाव जिस प्रकार के वातावरण में रहेगा, अच्छे वातावरण में रह के व्यक्तित्व का निर्माण महान बन जाता है और बुरे वातावरण में रहने पर उसका उसी तरीके का व्यक्तित्व का विकास हो जाता है। तो वंशानुक्रम वो तो वातावरण का जो संबंध है, इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखना कि वंशानुक्रम और वातावरण को हम अलग नहीं कर सकते, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। दोनों का ही संयुक्त प्रयास रहेगा, संयुक्त दोनों का अंतःक्रिया होकर ही विकास हो। तो आगे कभी भी प्रश्न पूछा जाए तो केवल वंशानुक्रम वाला आए या केवल वातावरण का आए, उन विकल्पों को न चुनकर हमें जो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का संयुक्त प्रभाव वाला ही, तो इसमें देखेंगे आप, देखिए इनके वंशानुक्रम और वातावरण का सापेक्षिक महत्व है, दोनों एक दूसरे का महत्व है, आप ये समझ जाएंगे। वंशानुक्रम और वातावरण का समान महत्व, ये बात दोनों का बराबर प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम व वातावरण की पारस्परिक निर्भरता, एक दूसरे पर आपस में निर्भर होते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभावों में अंतर करना असंभव है। अब आप अंतर नहीं कर सकते कि ये जो है किसके प्रभाव से है, दोनों चीज़ें मिक्स आपस में अंतर संबंधित होने के कारण हम इनके प्रभावों को अंतर, तो मानव वंशानुक्रम और वातावरण की उपज है। तो आप जब कभी कोई इस तरह का प्रश्न आए तो मानव विकास पर किसका प्रभाव पड़ता है, तो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ही प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम इसको नेक्स्ट क्लास में जो थोड़ा सा बच गया वो और प्रश्नोत्तर को करेंगे। दोस्तों इसी प्रकार हमसे बने रहिए और रेट की तैयारी करते रहिए और हम आपके लिए एक से एक बेहतरीन क्लासें लाएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें ताकि हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय पर आता रहे और आप इसी प्रकार तैयारी करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।